अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि एबलन किले में बालन की तलवार चातिलन के गले पर जबकि लाडगय की तलवार बालन के साथियों के गले पर होती है। किसी लम्हे वहां पर पहुंच जाता है बादशाह इमालिक और वहां ये सारा मंजर देखकर गुस्से से कहता है तलवारें नीचे करो, तौहीन बंद करो। जब कोई हिलता तक नहीं तो विलियम कहता है क्या तुमने बादशाह की बात नहीं सुनी, अपनी तलवारें गिराओ और घुटने टेक दो। ये सुनते साथ ही सब घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर इमालिक कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने हम मजहबों को मारने की, क्या आपका ईमान ये हुक्म देता है। तो लाडगय कहता है बालन ने आपके हुक्म की नाफरमानी की, वो एबलन पर हमला करके एक बहुत बड़ी गद्दारी का मुर्तकब हुआ है। और फिर बालन कहता है ये गद्दारी नहीं है बल्कि अपना हक हासिल करने के लिए एक बाइज्जत जदोजहद है और मैं इसकी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। इधर कहरा में शमसा मशकों वाली जगह पर उस्ताद का इंतजार कर रही होती है। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर तलवारबाजी सिखाने आया हूँ, सुना है कि आप सीखना चाहती हैं। ये कहते साथ ही वो तलवार उठा लेते हैं और फिर शमसा कहती है और मिस्र के तमाम लोगों के दरमियान आप ये काम करना चाहते हैं वजीर हजरत। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मेरे लिए हर काम अहमियत रखता है शमसा। तो शमसा कहती है आपके पास ज्यादा अहम काम होने चाहिए, आपका शुक्रिया। वो जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो वजीर सलाहुद्दीन उसे तलवार के जरिए रोक देते हैं। यह देखकर शमसा हमला करती है। उसे लड़ते हुए देखकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं तुम इतनी बुरी नहीं हो, सबसे पहला असूल आपको मालूम होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है। तो शमसा कहती है मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को जानती हूँ, जैसा कि मैं जानती हूँ कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन नहीं, और उनके दरमियान मशक जारी होती है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं असूल नंबर 2, ख्वाहिश तलवार को अंधा कर देती है, तब आप दोस्त और दुश्मन की तमीज नहीं कर सकते। और फिर शमसा हमला करते हुए कहती है दुश्मन को फौरी सजा मिलनी चाहिए। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैला की रिहाई काजी का फैसला था। तो शमसा पूछती है क्या नुमाइशी सजा रोकना भी उसी का फैसला था। और फिर वो वजीर सलाहुद्दीन पर हमला करते हुए गिर जाती है। तो वजीर उसकी जानब अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कभी भी खुद को जमीन पर न गिरने देना, मगर शमसा तलवार के जरिए खड़ी हो जाती है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने पहले तालीम नहीं ली, तुम्हारी तलवार बहुत तेज है। तो जवाब में शमसा कहती है जो चीज मेरी तलवार को तेज करती है वो अतराफ शहर में घूमने वाले कातिल हैं। दूसरी जानब एबलन किले में इमालिक बालन से कहता है मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था, मैंने इसके बदले में तुम्हारी जान बख्श दी थी, लेकिन तुमने खुद मौत का इंतखाब किया है। इसी लम्हे उन्हें बाहर से बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनाई देता है, जिसे सुनकर इमालिक पूछता है ये क्या है, किस चीज का शोर है। इसी लम्हे एक सिपाही भागता भागता आता है और कहता है महाराज बाहर बहुत बड़ा हजूम है। जबकि बाहर से आवाजें आ रही होती हैं एबलन हमारा है, एबलन हमारा है, हम चातिलोन नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। ये आवाजें सुनकर चातिलोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बाहर लोग मुश्तइल हो रहे होते हैं और वो सिपाहियों को मारते हुए कहते हैं हमारे मरने से पहले चातिलोन तख्त पर नहीं बैठ सकता, एबलन हमारा है। उन्हें रोकने के लिए सिपाही भरपूर कोशिश करते हैं। इधर कहरा में लड़ते हुए वजीर सलाहुद्दीन शमसा से कहते हैं चातिलोन को जल्द या बदेर सजा दी जाएगी। तो शमसा पूछती है और मैला आप यहाँ क्यों आए हैं, जो जख्म नहीं भरा उस पर नमक लगाने के लिए। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मेरी नीयत मजीद जख्म देने की नहीं है, बल्कि मैं तो शिफा देना चाहता हूँ। शमसा फिर से हमला करती है और इस बार फिर से उसकी तलवार गिर जाती है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं कायदा नंबर 3, सही वक्त पर निकाली गई तलवार ही सही हदफ पर लगेगी, हर किसी को वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। ये कहते साथ ही वो शमसा की तलवार उठाकर उसे देते हैं और कहते हैं ये वो जगह है जहाँ मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और जहाँ पर मैंने पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी। तो शमसा कहती है तब तुम कैदी थे और आज वजीर हो, तब मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन तुमने एक औरत को रिहा किया जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं शायद तुम ही हो जो मुझे मारना चाहती हो। किसी लम्हे खलील आकर कहता है वजीर करातेगन अपने सिपाहियों के साथ फरीजा मुकम्मल करके वापस आ गया है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन शमसा से कहते हैं हमने आज काफी तरबियत हासिल की है। ये कहते साथ ही वो चले जाते हैं। दूसरी जानब एबलन में विलियम इमालिक से कहता है महाराज अगर आप कोई फैसला नहीं करते तो हमें एबलन के लोगों को जिबाह करना पड़ेगा और ये हमारे लिए चीजों को मजीद पचीदा बना देगा। और फिर लाडगय कहता है महाराज मुझे बाहर की भीड़ को कम करने की इजाजत दे। और फिर चातिलोन कहता है बड़ी खुशी होगी, मगर इमालिक बालन से कहता है तुम इस तख्त का मजा ले सकते हो जिसे तुम चाहते हो बालन, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। तख्त जाता हुआ देखकर चातिलोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर कहरा में खाने की मेज पर खलीफा के साथ वजीर सलाहुद्दीन बैठे होते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है कि आपने तफसील से नहीं सोचा कि फातिमियों जैसी अजीम रियासत कैसे खत्म हुई। आपके लोग मुश्किल हालात में जी रहे हैं, लेकिन आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले उन्हें छोड़ा। तो खलीफा कहता है इसकी वजह वजीरों के दरमियान लड़ाई थी। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं खलीफा को हमायत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपनी दौलत की फिक्र है। तो खलीफा कहता है वजीर आम खाओ गुठलियां न गिनो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हारा मसला क्या है। दूसरी जानब
बादशाह इमालेक वापस कुदस पहुंच चुका होता है और लाडगाय इमालेक से कह रहा होता है, मैं समझ सकता हूं कि आपने अंदरूनी मामलात को रोकने के लिए बालन को आर्जी तौर पर एबलन की हुकूमत सौंप दी है। तो इमालेक कहता है, लाडगाय तुम्हारी बात सुनना एक गलती थी, लेकिन बालन अब मुश्किलात से गुजरेगा। तो लाडगाय कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक मसला है जो हमें फौरी तौर पर हल करना चाहिए। चातलियन गुस्से से भरा हुआ है क्योंकि उससे एबलन पर हुकूमत करने का मौका छीन लिया गया और साथ साथ हमें गुस्से से पागल चातलियन भी दिखाई देता है। और फिर लाडगाय मजीद कहता है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि गुस्से में चातलियन क्या कर सकता है। तो बादशाह इमालेक कहता है, उसका पट्टा तुम्हारे हाथ में है, उसे रोको। तो लाडगाय कहता है, याद रहे कि फौज में चातलियन के बहुत से पैरोकार हैं। तो बादशाह इमालेक पूछता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम उससे निमट नहीं सकते? तो लाडगाय कहता है, मैं इसके बरक्स आपसे चातलियन के गुस्से को इस्तेमाल करने का कह रहा। तो इमालेक पूछता है, कैसे? इधर वजीर सलाहुद्दीन खलीफा से कहते हैं, मैं आपसे वो दौलत चाहता हूँ। तो खलीफा गुस्से से कहता है, मुझे ये अपने खानदान से विरासत में मिली है और आज तक किसी ने इसको छूने की हिम्मत तक नहीं की। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इसका मतलब है कि उनमें आपको याद दिलाने की जसारत नहीं थी कि आपको अपने लोगों की खातिर कुर्बानी देनी चाहिए। तो खलीफा कहता है, मैंने मिस्र में अब्बासी खलीफा के एक अमीर को बतौर वजीर कबूल करके बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इधर कुदस में लाडगाय इमालेक से कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कैरक में अब भी कोई इकदामात नहीं है। काहिरा से वापसी पर कौंत मैला पर मियोदोद ने हमला किया, तो इसका मतलब है कि नूरुद्दीन जंगी का नया हदफ कैरक किला है और कैरक से गुजरने वाले हज के रास्ते और तजारत के रास्ते पर गौर करते हुए मेरे ख्याल में कैरक किले में चातलियन की ताकत का इस्तेमाल करना हमारे लिए मुफीद होगा। ये सुनकर इमालेक सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानब वजीर सलाहुद्दीन खलीफा से कहते हैं, पैसा मुकम्मल तौर पर लोगों के लिए होगा। ये कहते साथ ही वो फरमान मेज पर रख देते हैं और फिर मजीद कहते हैं, अल-ज़ाहिर के नए हुजाज ने फतवा जारी किया है, लोगों को दौलत फराहम करने का यही वाहिद तरीका है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी एक जेब से दूसरी जेब में जाएगी। तो खलीफा कहता है, अगर मैं कबूल ना करूं तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मिस्र की तमाम मसाजिद में अब्बासी खलीफा के नाम से खुतबा पढ़ा जाएगा और मिस्र की मसाजिद के तमाम अमाम अब्बासी खलीफा के लिए दुआ करेंगे और मुसलमानों को इस अहकामात और हदायत के साथ इबादत की दावत देंगे। और फिर खड़े होकर कहते हैं, आपके पास अपनी दौलत को महल तक ले जाने के लिए 2 दिन है। ये सुनकर खलीफा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वजीर सलाहुद्दीन चले जाते हैं। और फिर पीछे से खलीफा कहता है, तुम हद से तजावुज कर रहे हो सलाहुद्दीन, तुमने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उधर बादशाह इमालेक लाडगाय से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैला को मनाना मुश्किल होगा। तो लाडगाय कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो आपके हुक्म के खिलाफ जाने की कोशिश करेगी। तो इमालेक पूछता है, क्या एबलन पर बालन के हमले के बारे में तुम्हारी तहकीकात किसी नतीजे पर पहुंची है? तो लाडगाय कहता है, जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपका गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। हमारी दीवारों पर हमले के दौरान एक जख्मी सिपाही ने सुना कि बालन को सलाहुद्दीन से मदद मिली है। यह कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है कि जब जख्मी सिपाही ने उसे बताया था। इस ख्याल के बाद बादशाह गुस्से से कहता है, तो सलाहुद्दीन के साथ उसकी दोस्ती हमारी सोच से ज्यादा मजबूत है। तो लाडगाय कहता है कि आपके ख्याल में सुल्तान नूरुद्दीन इसके बारे में जानता होगा? तो बादशाह इमालेक कहता है, वो यकीनन जानता ही होगा। सलाहुद्दीन अपने सुल्तान के इल्म में लाए बगैर सांस भी नहीं लेता, लेकिन वो अपने किए पर पछताएगा। अगर वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की जुर्रत करता है तो फिर इसकी कीमत जरूर भारी होगी, बहुत भारी। तो लाडगाय कहता है, हमारे पास जवाब देने का एक अच्छा मौका है महाराज। तो इमालेक पूछता है, कैसे? तो लाडगाय कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन और उसका पैदा होने वाला मलक, उसे हिफाजत के लिए मौसल से हलब मुंतकिल किया गया था। अब हमने सुना है कि वो उसे कहीं और ले जाएंगे। तो बादशाह इमालेक कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन, अब तुम्हें ऐसा सबक सिखाने का वक्त है जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। इधर कहरा में काजी फाजल सलाहुद्दीन अयूबी से कहते हैं, एबलन के बारे में इस इकदाम पर आपने बड़ी दूर अंदेशी का मुजाहरा किया वजीर हजरत। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अभी कुछ मसले हैं काजी फाजल, मगर हम जल्द ही उनसे निमट लेंगे। तो काजी फाजल कहते हैं, हमारे सुल्तान को मालूम है कि आपने अपने दुश्मन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, ऐसा ही है ना? उन्हें मालूम है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जब हमारे सुल्तान मैला के मामले में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं उन्हें इस कदर नाजुक इक़दामात की जरूरत पर वजाहत नहीं कर सकता। एक बार बालन तख्त पर बैठ जाए और हम अपने इरादों में कामयाब हो जाएं, फिर मैं उन्हें तफसील से वजाहत दूंगा। दूसरी जानब शाम में सुल्तान मियोदोद से कहते हैं, मैला का हमारे हाथ से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ मियोदोद, क्योंकि उन्होंने उस बदमाश चातलियन को भी अपने सफों में शामिल कर लिया है। तो इसका मतलब है कि इमालेक ने हमारे खिलाफ कैरो को मजबूत करने का फैसला किया है। काफिले पर हमला इसी की निशानी है। इसी लम्हे अस्फहानी आकर कहते हैं, एबलन का तख्त बालन ने संभाल लिया है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, ये अच्छी बात है, हमें बहादुर दुश्मनों की भी जरूरत है। और
फिर अस्फहानी मजीद कहते हैं ये काम सलाहुद्दीन की मदद से हुआ। ये सुनकर सुल्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं सलाहुद्दीन ने इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया। वो सलाहुद्दीन जो हर कदम पर सोचता है और मेरी राय के लिए मुझसे पूछता है, उसने जो कुछ किया वो कुदस के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है। और फिर मेदोद कहता है वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर सुल्तान वजीर अमाद को बुलाकर कहते हैं सलाहुद्दीन से कहो कि फौरन शाम पहुंचे। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।